गुड मॉर्निंग। श्री श्याम पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। अभी आगामी वीडियो में आपने प्लेटो के दार्शनिक राज्य संबंधी सिद्धांत का अध्ययन किया और उसमें हमने देखा कि दार्शनिक जो राजा है वो नैतिकता, कर्तव्य परायण, सत्यनिष्ठ, धर्म का पालन करने वाला, प्रजापाली और सभी गुणों से युक्त होगा। इन सभी गुणों से युक्त होने के बाद वो एक ऐसी सत्ता का निर्माण करेगा जिसे एक प्लेटो के जो काल्पनिक आदर्श राज्य है उसका गठन किया जा सकेगा। तो हम जो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो प्लेटो ने जो दार्शनिक प्लेटो का जो अपना जो ग्रंथ है, प्लेटो का जो अपना ग्रंथ है रिपब्लिक, इसके दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय के अंदर उसने जो न्याय सिद्धांत दिया, उस न्याय सिद्धांत के अंतर्गत उसकी जो ये न्याय सिद्धांत की जो बात थी वो अधूरी थी और इस न्याय सिद्धांत के बाद में उसने शिक्षा सिद्धांत दिया। शिक्षा सिद्धांत के बाद उसने साम्यवादी सिद्धांत और उसके बाद दार्शनिक राजा का निर्माण किया। यहां पर न्याय सिद्धांत की पूर्ति शिक्षा से हो रही है। शिक्षा का उद्देश्य साम्यवाद से हो रहा है, साम्यवाद से दार्शनिक राजा का निर्माण हो रहा है और ये सारी स्थितियां मिलकर के, ये सारी परिस्थितियां मिलकर के एक आदर्श राज्य का निर्माण, एक आदर्श राज्य का निर्माण कर रहे हैं। और आदर्श राज्य का मतलब ये होता है कि ऐसा राज्य जो सर्व सुविधाओं युक्त हो, जिसमें सभी नागरिक अपने जीवन की श्रेष्ठ परिस्थितियों का निर्माण कर सकें और अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकें, अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकें। और सर्वांगीण विकास करने में जो सारे क्या स्थितियां, जो मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, जिसको हम आध्यात्मिक भी कहते हैं, आध्यात्मिक, ऐसी सभी परिस्थितियों का क्या किया जा सके, निर्माण किया जा सके और इस श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण हो सके। और ये श्रेष्ठ नागरिक इस आदर्श राज्य की अथाह क्या होगी, संपत्ति होगी। इसलिए आदर्श राज्य की सबसे बड़ी संपत्ति है श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करना। और श्रेष्ठ नागरिकों के निर्माण करने के लिए प्लेटो ने अपने इन सभी सिद्धांतों के अंतर्गत न्याय में, शिक्षा में, साम्यवाद में, दार्शनिक राजा में सबका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि सभी को प्लेटो के बताई गई स्थितियों के अनुसार अगर ये स्थितियां, परिस्थितियां उपलब्ध कर दी जाती हैं तो एक आदर्श राज्य का निर्माण हो सकेगा। इसलिए एक आदर्श राज्य के निर्माण, हम प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं और प्लेटो के आदर्श राज्य
प्लेटो के आदर्श राज्य किन स्थितियों से परिपूर्ण होगा? हम ये कल्पना कर रहे हैं कि प्लेटो के अनुसार जो आदर्श राज्य दिया गया है वो आदर्श राज्य कैसा होगा? प्लेटो के आदर्श राज्य का की मूल विशेषताएं क्या होगी? प्लेटो के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी धारणाएं होगी जो एक आदर्श राज्य की स्थापना करेगी? तो हम देख रहे हैं प्लेटो का आदर्श राज्य। प्लेटो का आदर्श राज्य, प्लेटो का आदर्श राज्य। प्लेटो के आदर्श राज्य की सबसे पहली विशेषता, प्लेटो के आदर्श राज्य की सबसे पहली विशेषता है दार्शनिकों का शासन। दार्शनिकों का शासन। प्लेटो के आदर्श राज्य का सिर, प्लेटो के आदर्श राज्य का जो सिर है वो सिर क्या है? दार्शनिक राज्य। प्लेटो का जो दार्शनिक राज्य है, प्लेटो का जो आदर्श राज्य है, उस आदर्श राज्य का जो सिर है वो क्या है? दार्शनिक राजा। क्योंकि दार्शनिक राजा आदर्शवाद से परिपूर्ण होगा, आदर्शवाद से परिपूर्ण होगा, यथार्थ वास्तविकता से अवगत होगा, धर्मपरायण एवं सत्यनिष्ठ होगा, सदचरित्र युक्त होगा। तो प्लेटो का जो दार्शनिक शासन है वो सैद्धांतिक, व्यवहारिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, मानसिक, बौद्धिक सभी गुणों से युक्त ऐसा शासन होगा जो सभी परिस्थितियों में सफल हो और उस पर किसी भी प्रकार से अज्ञानता का वातावरण या फिर स्वार्थ या फिर निर्गुणता या फिर लोभ लालच इस प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं दिखाई देगा। यानी कोई भी इस पर गलत प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। तो प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है वो दार्शनिक राजा सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा को, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा को क्या कराएगा? लागू करने वाला होगा और उसके माध्यम से कार्य करने वाला शासक होगा। तो प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसकी जो सबसे पहली जो आधारशिला है जिसके माध्यम से पूरे राज्य का वातावरण तय होता है, पूरे राज्य का स्थितियां लागू होती है, तो ये दार्शनिक राजा के माध्यम से होगा। जैसे कहा जाता है यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसा ही उसकी क्या होगी? प्रजा भी होगी। तो इस प्रकार का वर्णन किया गया है। तो निरंकुशता असीमित नहीं, निरंकुशता असीमित नहीं। प्लेटो का जो आदर्श राज्य है इसमें किसी भी वर्ग को निरंकुशता असीमित नहीं की गई है, क्योंकि आदर्श राज्य के
अंतर्गत जो दार्शनिक शासक है, दार्शनिक जो शासक है, वह दार्शनिक शासक परिपक्व अवस्था में बन रहा है और उसने जीवन की 50 वर्ष की शिक्षा के वातावरण में रहकर अपना ज्ञान प्राप्त किया है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर गलतियां करता है, लोभ करता है, लालच करता है, संकीर्ण प्रवृत्तियों में आता है, तो वो अज्ञानता बन सकता है। उसके पास में किसका ज्ञान नहीं होता? सत्य का ज्ञान नहीं होता। और सत्य का ज्ञान न होने के कारण व्यक्ति क्या करता है? इस सत्य को छोड़ करके वो क्या कर लेता है? एक स्वार्थपूर्ण तरीके से कार्य करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो एक कुछ समय के सुख के लिए बहुत से लोगों को समस्या में डाल देता है। तो यहाँ पर जो दार्शनिक राजा बनेगा वो परिपक्व अवस्था में बनेगा। 50 वर्ष की लगातार शिक्षा में परिपूर्ण होने के बाद में अथवा ज्ञान की वृद्धि होने के बाद सर्वगुण संपन्न, जो सर्वगुण संपन्न बनेगा वही व्यक्ति क्या बनेगा? राजा बनेगा। और उसके पास में जो नियंत्रण होगा वो धर्म का, दर्शन का, धर्म और दर्शन का नियंत्रण होगा। क्योंकि वह भी पवित्रता, नैतिकता और शुद्धता के वातावरण के साथ साथ पूरे राज्य को भी पवित्रता, नैतिकता और शुद्धता के वातावरण में बनाए रखेगा। तो निरंकुशता ऐसे में तो नहीं है, राजा के पास भी नहीं है। तो जो समाज में जो वर्ग बनाए थे, शासक वर्ग है, उत्पादक सैनिक वर्ग है और दास वर्ग है, उत्पादक वर्ग है, इसके पास में भी किसी प्रकार की क्या नहीं है, इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। और अभिभावक संरक्षक वर्ग के पास में तो वैसे ही निरंकुशता, स्वार्थ, लोभ, लालच के लिए साम्यवादी सिद्धांत दे दिया। वहां पर संपत्ति और परिवार जैसी संस्थाओं को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। और इसी के कारण यहाँ निरंकुशता का क्या किया गया है? निरंकुशता के वातावरण को नष्ट करने की कोशिश किया है। आदर्श राज्य में न्याय की व्यवस्था प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण जो स्थिति है और जो सिद्धांत है वो न्याय की व्यवस्था है। क्योंकि न्याय की व्यवस्था के माध्यम से वह प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता और योग्यता के आधार पर अवसर प्रदान करता है। और इस योग्यता और क्षमता पर जो अवसर मिलेगा उसके बाद में व्यक्तियों में द्वंद्व नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति जिस कार्य को करना चाहता है और उस कार्य में कोई हस्तक्षेप करता है तो उस कार्य की वजह से क्या होता है? बाधा पैदा होती है, असंतोष पैदा होता है, लोगों से घृणा और निराशा का वातावरण पैदा होता है। इस सारे प्रकार के वातावरण को प्लेटो ने पहले ही क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। इसलिए प्लेटो ने यहाँ पर जो कार्य विशिष्टीकरण का जो सिद्धांत दिया था, उस कार्य विशिष्टीकरण के सिद्धांत के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति पूरी तरह से इस न्याय से परिपक्व बनेगा और राज्य में सहयोगात्मक वातावरण बनेगा। राज्य में सहयोग का वातावरण बनेगा। और इस सहयोग के वातावरण का सबसे बड़ा कारण ये रहेगा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप कार्य नहीं करेगा।
जिसके पास में जो ज्यादा तत्व की प्रधानता होगी वह व्यक्ति उसी कार्य में भाग लेगा। जैसे कि आपने पहले पढ़ा कि जिसके अंदर विवेक है, अध्ययन में रुचि रखता है, वो अध्ययन की ओर अग्रसर होगा और इस प्रकार के अग्रसर होने से एक न्यायपूर्ण की स्थितियां पैदा हो सकेंगी। तो जिस प्रकार शासक वर्ग के पास में स्थिति है वैसी स्थिति सैनिक वर्ग के पास में है, और जैसे सैनिक वर्ग के पास में है वही स्थिति उत्पादक वर्ग के पास में है। तो सभी इस प्रकार के माध्यम से अपना अपना कार्य संचालित करेंगे और ये कार्य उनकी न्यायपूर्ण और आदर्श राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका रखेगी। ये नैतिक भी है, ये नैतिक भी है, ये संतुलनकारी भी है, ये सामंजस्यकारी भी है और ये सभी व्यक्तियों के सामान्य विकास को बढ़ावा देने का आधार भी प्रस्तुत करता है। आगे कहा है नागरिकों में के 3 वर्ग। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के अंतर्गत 3 वर्गों की स्थापना कर दी है और ये 3 वर्ग जाति से, धर्म से, क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ये वर्ग उसकी योग्यता के आधार पर है और जहां पर योग्यता के आधार पर समान वर्ग होते हैं, वहां पर व्यक्ति को प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनता है, न कि प्रतिद्वंद्विता का वातावरण बनता है। प्रतिद्वंद्विता जहां समान योग्यता और समान कार्य के समान व्यक्ति कार्य कर रहे हैं वहां पर विकास का वातावरण बनेगा, विनाश का वातावरण नहीं बनेगा, क्योंकि इससे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर संघर्ष नहीं, बल्कि यहाँ पर एक आत्मीय गुण की प्रधानता के आधार पर क्या मिलेगा, अवसर मिलेगा और ये अवसर मिलना एक आदर्श राज्य की परिस्थितियों को क्या करता है, निर्मित करता है। अभी आपने देखा कि 3 वर्ग के अंतर्गत सबसे जो पहला वर्ग बना है वो दार्शनिक शासक वर्ग का वर्ग बन रहा है। तो यहाँ पर जो दार्शनिक वर्ग है उनके अंतर्गत एक समान विचार वाले व्यक्ति रहेंगे। तो एक समान विचार वाले व्यक्ति रहेंगे तो द्वंद्व नहीं रहेगा, और द्वंद्व नहीं रहेगा तो विकास होगा। और इसी प्रकार अगर दीवार द्वंद्व कम हो जाए, जब दार्शनिक वर्ग के पास में तो सैनिक वर्ग के लोग आ जाए और सैनिक वर्ग के पास में दार्शनिक वर्ग आ जाए और इसके पास में कौन से वर्ग के लोग आ जाएंगे, इनके पास में आ जाएंगे उत्पादक वर्ग। अगर इनके अंतर्गत ये यहाँ चला जाए, ये यहाँ चला जाए, ये यहाँ आ जाए, ये यहाँ आ जाए, तो इनके अंतर्गत क्या हो जाएगी, असमानता पैदा हो जाएगी और ये असमानता वैचारिक असमानता हो जाएगी और ये वैचारिक असमानता क्या करेगी, इनमें द्वंद्व पैदा करेगी और ये द्वंद्व इनके संघर्ष को जन्म देगा और ये संघर्ष विनाश का परिणाम होगा। इसलिए प्लेटो ने एक ऐसे आदर्श राज्य का निर्माण किया है जिनमें नागरिकों के 3 वर्ग निर्मित किए हैं और ये 3 वर्ग ऐसे वर्ग होंगे जो पूरी तरह से राज्य के एक समान, एक परिस्थितियां और एक जैसे होंगे, जो संख्या के आधार पर अलग अलग होंगे, बल्कि कार्य के आधार पर सावयव होगा। ये एक दूसरे के बीच में इनका क्या बना रहेगा, सहयोग भी बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सावयव सिद्धांत है और सावयव सिद्धांत के अंतर्गत एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति वैसे करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शासक वर्ग इनके ऊपर शासन कर रहा है, ये सैनिक वर्ग इन सबकी सुरक्षा करता है, ये उत्पादक वर्ग सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, तो ये संतुलन हो गया। इसलिए प्लेटो ने जो वर्ग बनाया है
वो आदर्श राज्य की स्थापना का एक बहुत ही प्रभावकारी भूमिका निभाता है। इसके बाद में कार्यात्मक विशिष्टीकरण का सिद्धांत है। जैसे कि कार्यात्मक विशिष्टीकरण का सिद्धांत हो गया कि यहाँ पर सभी लोग योग्यता और समान आवश्यकताओं के आधार पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, और इसी प्रभावित के कारण एक आदर्श राज्य की क्या हो रही है, स्थापना हो रही है। उसके बाद में है शिक्षा व्यवस्था पर शासन का नियंत्रण। शिक्षा व्यवस्था पर शिक्षा व्यवस्था पर शिक्षा व्यवस्था पर शासन का नियंत्रण। प्लेटो ने जो आदर्श राज्य की स्थापना की है, ध्यान देना, प्लेटो ने जो आदर्श राज्य की स्थापना की कल्पना की है, इसमें शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से शासन के द्वारा नियंत्रित होगी, क्योंकि उस समय की जो तात्कालिक परिस्थितियां थी जहां पर आपने एथेंस और स्पार्टा, इस एथेंस और स्पार्टा की वास्तविक स्थितियों से अवगत हुए। यहाँ एथेंस है, वहां पर क्या किया जा रहा है, परिवार के द्वारा शिक्षा दी जा रही है, और स्पार्टा में जो शिक्षा दी जा रही है वो राज्य के द्वारा दी जा रही है। परिवार के द्वारा जो शिक्षा दी जा रही है वो शिक्षा पारिवारिक उद्देश्यों को ध्यान में रख करके, इनका उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, चाहे से वो भौतिक उद्देश्य हो, चाहे से वो नैतिक उद्देश्य हो, और चाहे से वो किसी भी प्रकार का उद्देश्य हो। इन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने के लिए क्या की जा रही है, शिक्षा उपलब्ध कराई। और स्पार्टा में जो राज्य के द्वारा एक सुनियोजित शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है, इसका पहले ही क्या है, पहले ही निर्धारण कर लिया गया है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि स्पार्टा असुरक्षा के माहौल में है, असुरक्षा के क्या है, माहौल में है, इसलिए उसको सबसे पहले जाता ये तो जो शिक्षा दे रहा है वो मानसिक और बौद्धिक शिक्षा दे रहा है, जबकि ये जो शिक्षा दे रहा है वो सबसे पहले इनको शारीरिक शिक्षा दे रहा है। कौन सी शिक्षा दे रहा है, शारीरिक शिक्षा दे रहा है, जिससे उनको शारीरिक सुदृढ़ता उपलब्ध होगी, और शारीरिक सुदृढ़ता उपलब्ध होने के कारण वहां के नागरिक अपने आप की सुरक्षा का वातावरण तैयार कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में वो स्पार्टा की इस एथेंस की शिक्षा को भी इसमें जोड़ना, एथेंस की शिक्षा को भी क्या करना, इसमें जोड़ना। तो यहाँ जो प्लेटो है वो इन दोनों से ही प्रभावित है, और दोनों से प्रभावित होकर के ही क्या कर रहा है, एक अपने आदर्श राज्य में एक ऐसी शिक्षा का निर्माण करता है जो पहले से ही सुनियोजित तरीके से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शिक्षा दे सके, और जिससे वो सभी के द्वारा क्या किया जा सके, सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो यहाँ पर राज्य के द्वारा नियंत्रित शिक्षा दी जा रही है, और राज्य के द्वारा जो नियंत्रित जो शिक्षा होगी, जिसमें सभी वर्गों की, सभी व्यक्तियों की, शासन की और आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके क्या किया जा रहा है, ये उपलब्ध करवाया जा रहा है। और इस कारण ये जो शिक्षा व्यवस्था है वो एक आदर्श राज्य के द्वारा परिपूर्ण परिपक्व वातावरण तैयार कर रही है, क्योंकि ये परिपक्वता का वातावरण उनके शारीरिक, मानसिक चरित्र का निर्माण करेगा, और ये चरित्र का निर्माण ही एक आदर्श राज्य की स्थापना को मजबूत कर पाएगा। उसके बाद में हम देखेंगे
उसके बाद में हम देख रहे हैं कि शिक्षा व व्यवस्था पर प्रशासन का सर्वाधिकारवादी राज्य। सर्वाधिकारवादी राज्य, सर्वाधिकारवादी राज्य। प्लेटो का जो आदर्श राज्य है, प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वो सर्वाधिकारवादी। सर्वाधिकारवादी का मतलब है कि सारे अधिकार दार्शनिक राजा के पास में है। सारे अधिकार किसके पास में है? दार्शनिक राजा के पास में। और दार्शनिक राजा के पास में सारे अधिकार होने की वजह से, सारे अधिकार दार्शनिक राजा के पास में होने के कारण ये जो दार्शनिक जो राजा है वह राजा क्या बन जाएगा? निरंकुश शासक बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि यहाँ पर राजा को ऐसी शक्तियों का स्रोत बना है और जो अंततः जो पूरी तरह से व्यवहारिक और सैद्धांतिक शिक्षा में परिपूर्ण है, जो द्वंद्व, दर्शन, ज्योतिष, ज्ञान, गणित सब प्रकार से विवेकवान होगा, बुद्धिमान होगा, साहसी होगा और सभी गुणों से संपन्न होगा, वही व्यक्ति क्या बनेगा? राजा बनेगा, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के निर्णय लेने की क्षमता होगी। और सभी प्रकार के निर्णय लेने की क्षमता के अंतर्गत उसमें पूरी तरह से एक परिपक्वता का वर्तमान, शिक्षा का अर्जन, समायोजन की शिक्षा, प्रबंधन की शिक्षा, इसका सबसे बड़ा आधार है। और इस प्रकार प्लेटो का जो आदर्श राज्य है, ये आदर्श राज्य सभी प्रकार की स्थितियों से परिपूर्ण युक्त होगा। और इस प्रकार प्लेटो के आदर्श राज्य की स्थापना की गई है। तो प्लेटो के आदर्श राज्य की हमने आज के सरल शब्दों में अपने बिंदुओं के माध्यम से इसका एक का हमने उल्लेख किया। ये उल्लेख आपको बहुत पसंद आया होगा। ये थिंकर्स वाला पार्ट है, क्योंकि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के अंतर्गत प्लेटो पहला दार्शनिक है जिन्होंने राजनीतिक दर्शन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इस आधार पर ये अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका राजनीति में अपना योगदान प्रदान करता है, क्योंकि राजनीति की शुरुआत यूनान से शुरू हो रही है और यूनानी विचारक हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। आपके सभी प्रकार की जो परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं के अंतर्गत इन थिंकरों का सबसे बड़ा योगदान रहता है। और इसके बारे में ये जैसे इस सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चन होते हैं, सब्जेक्ट वाइज जो एग्जाम होती हैं, जिनमें जैसे सेकंड ग्रेड होती है, फर्स्ट ग्रेड होती है, और इसके विषय के आधार पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो आप इन आदर्श प्लेटो की जो हमने जो इसकी संपूर्ण जो अध्ययन किया, ये अध्ययन अरे बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और इस आपके विषय के अंतर्गत इसके जो प्रश्न हैं, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताओं का वर्णन करते हुए उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करो। प्लेटो के दार्शनिक राजा की, प्लेटो की जो आदर्श राज्य की स्थापना के लिए, तो आदर्श राज्य जहाँ पर आ जाता है वहाँ पर प्लेटो के सारे सिद्धांतों का समायोजन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा थोड़ा इनके सारे सिद्धांतों का वर्णन होता है, जिसके अंतर्गत उसका न्याय सिद्धांत है, शिक्षा है, साम्यवाद है, दार्शनिक राजा है, ये सारे मिलकर के क्या कर रहे हैं? आदर्श राज्य की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट हम आगे आपको अगले विचार के बारे में, जैसे इसका प्लेटो है और प्लेटो का जो शिष्य है सुकरात है, उस सुकरात के बारे में जो राजनीतिक विज्ञान का जो जनक कहलाता है उसके बारे में आपको आगामी वीडियो में शेयर करेंगे। आप अपने इस अध्ययन में बने रहें, आपका उत्साह बना रहना, आपका हमेशा इस प्रकार से इसको ध्यानपूर्वक देखते रहना और इसमें बने रहना ही हमारी सबसे बड़ा मोटिवेशन बनता है। अतः आप पूरी तरह से इसको ध्यानपूर्वक सुनें। धन्यवाद।